कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। आज हम लोग कल तक हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किया और हमने देखा कि किस प्रकार दो धर्म एक अपने अपने रूप जो आत्मा ईश्वर और समाज को लेकर था, उनकी रूपरेखा किस कारण उत्पत्ति हुई, किस प्रकार विकसित हुए और किस प्रकार पूरे विश्व में फैले। उसके बाद जो 600 BC के आसपास हमने आपसे बात करी थी कि लगभग 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों के अपने अपने विकास क्रम थे, अपनी अपनी ग्रोथ था। क्या कारण रहा कि इन सारे के सारे जितने भी महाजनपद थे उनमें ऐसा क्या कारण रहा कि मगध ही उत्कर्ष की ओर इतनी तेजी से बढ़ा। तो कुछ बेसिक रीजंस होते हैं किसी राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास के लिए, तो कुछ दशाएं होती हैं जिनके कारण उसका विकास संभव होता है। ध्यान से सुनेगा, मगध राज्य की जो स्थापना थी, राज्य की स्थापना कह रहा हूँ, मगध की राजधानी नहीं कह रहा हूँ, मगध राज्य की स्थापना करी थी बृहदत्थ ने। बृहदत्थ ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य का सीमांकन किया था। क्या सीमांकन था, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ गंगा नदी बह रही थी, एक तरफ सोन नदी आ रही थी और दूसरी तरफ से चंपा नदी आ रही थी। ध्यान सुनेगा, सामने से गंगा, बगल से सोन, इस तरफ से चंपा और पीछे विंध्याचल की पहाड़ियां, और बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बसाया गया था मगध राज। तो आप सोचने वाले, चारों ओर से घिरा, दूसरा ढेर सारी नदियों का दुआब, तो इस कारण वहाँ उपजाऊपन भी बहुत अधिक होगा। तो भौगोलिक स्थितियाँ इस राज्य के लिए इतनी अनुकूल थी कि इसने ग्रोथ बहुत तेजी से करी और दुआब होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ बहुत ज़्यादा, मिट्टी उपजाऊ बहुत थी। अधिशेष उत्पादन आप पढ़ चुके हैं। अधिशेष उत्पादन जैसे ही हुआ, अधिशेष उत्पादन होने के कारण टैक्स अधिक मिला और टैक्स अधिक मिलने के कारण तो राजा की आर्थिक स्थितियाँ क्या हुई, मजबूत हुई। तो भौगोलिक स्थिति के कारण उनकी आर्थिक स्थितियाँ क्या हुई, मजबूत हुई। इन आर्थिक स्थितियों के कारण उस समय सिर्फ एक काम होता था, राजा अपनी सेनाओं का बृहत रूप देते थे ताकि बगड़ के राज्यों को आसानी से जीता। अच्छा, मगध के साथ एक बहुत अच्छी स्थिति थी, मगध पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। मगध जिस पे चाहे आक्रमण कर सकता था, क्योंकि चारों ओर से घिरा था, कहीं से आप जा नहीं सकते, आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई नहीं कर सकता। तो ये भौगोलिक कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उनका राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। यही कारण था मगध 16 महाजनपदों में सबसे अच्छी स्थिति में रहा। मगध की प्रारंभिक राजधानी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, राजधानी राजगीर या राजगृह थी। राजगीर का मतलब भी होता है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। मगध को वेदों में कीकट या किराट नाम से संबोधित किया गया है। यजुर्वेद में मगध को भाटों का उल्लेख मिलता है, जो भाट पहली बार मगध राज्य में ही पाए गए थे। अब बात आती है मगध के संस्थापक, जैसे मैंने आपका कहा था बृहदत्थ थे, इसी प्रकार अब हम एक एक करके मगध के राज्यों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं मगध के विस्तृत अध्ययन के लिए हम सबसे पहले इसको 4 भागों वंशों को बात करते हैं। सबसे पहले बृहदत्थ वंश, जो किताबों में नहीं मिलेगा, बृहदत्थ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और अंत में नंद वंश। तो एक एक करके हम सबके बारे में छोटा छोटा सा अध्ययन करते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहदत्थ वंश की। ध्यान रखिएगा, यह वंश महाभारत से बहुत प्रेरित रहा और इसे ही प्राथमिक वंश के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला वंश कोई था तो वो था बृहदत्थ वंश। आपने जरासंध के बारे में सुना होगा। श्री कृष्ण महाभारत में भीष्म को इंगित करते हैं कि जरासंध का वध कर दो। ये जरासंध जो था ये बृहदत्थ का ही पुत्र था। तो और ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाती। इसका जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। यहाँ थी कामचोर और आलसी प्रवृत्ति का राजा था, इसलिए अपना राज्य विस्तार बिल्कुल किया ही नहीं। और अंत में इसका जो सेनापति था या मंत्री था, उसका नाम था पुलिक। पुलिक का बेटा था, उसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार बृहदत्थ वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, इसके बाद बात आती है हर्यक वंश की। कहा जाता है कि यह वंश ही वास्तव में भारत में पहला वंश था जो स्थापित किया अपनी प्रभुसत्ता को। तो बात करते हैं हर्यक वंश की। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसे कहते हैं, इसमें जितने भी राजा आएंगे वो अपने पिता को मारेंगे और राजगद्दी पर हर कोई अपने पिता को मारेगा, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश में सबसे पहले इसकी स्पष्ट कोई जानकारी कहीं पर नहीं मिलती। अब अगर कहा जाए कि बिंबिसार इस धर्म का वंश का संस्थापक था, तो कहा गया है जैन धर्मों में कि 15 वर्ष की आयु में उसके पिता ने उसका राज तिलक किया। तो सोचने वाली बात, अगर 15 वर्ष में राज तिलक किया तो उससे पहले उसका पिता जो भी था वो हर्यक वंश का संस्थापक था।
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो संस्थापक था, लेकिन अब किताबों में पेपर में आता है तो ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। अब बात करते हैं कब से कब तक। तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी के बीच बिम्बिसार अपना शासन चलाता है। तो इसने अपनी राजधानी, क्योंकि भाई मगध की राजधानी राजगृह थी ही, तो इसने अपनी राजधानी राजगृह को ही बना लिया। अब बात करते हैं कि इस राजा दो तरह के होते हैं। एक अग्रेसिव प्रकार के, उठाई तलवार, गला काटा, राज पर आधिपत्य कर लिया। दूसरे विवेकी। विवेकी ऐसे लोग होते हैं, कोई कहता कमजोर होते हैं, नहीं, मुझे लगता है विवेकी का मतलब होता है बिना युद्ध के, बिना तकरार के, बिना रार के अगर राज्य जीते जा सकते हैं, भी तरीका हो सकता है। तो बिम्बिसार ने तकनीकी अपनाई। उसने क्या किया, राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने 4 शादियां करी। सबसे पहले इसने शादी करी महाकोसला की राजकुमारी कौशल से। ध्यान रखिएगा इस कौशल को, क्योंकि इसी कौशल को लेकर भी विवाद होने वाला। इसके बाद दूसरा है वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना। इस चेलन्ना का ही लड़का होगा अजातशत्रु, जो अगला वो शासक बनेगा हर्यक वंश का। ध्यान सुनेगा। इसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से तीसरी शादी होती है, और लास्ट शादी होती है जो गौतम बुद्ध की एकमात्र गणिका, जो उनके अनुसार शिष्या बनी थी, आम्रपाली। तो ये 4 वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जानकर तो अपने आसपास के जितने क्षेत्र थे, भाई जिसके घर आप शादी कर लोगे, स्वाभाविक है आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। ठीक इस प्रकार बिम्बिसार के दरबार में एक वैद्य रहा करता था, जीवक। यह जीवक 2 जगह आपको बार-बार उल्लेख मिलेगा कि जीवक किसके दरबार में था, बिम्बिसार के दरबार में था। और ध्यान रखेंगे कि यही जीवक अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु इसको भेजेगा कहाँ पर, चंडप्रद्योत के पास, क्योंकि अवंती को उसको जीतना होता है। और यही गौतम बुद्ध की सेवा में भी जीवक जाएगा, जो कि वहाँ का राज्य वैद्य था। अब बात आती है जब बिम्बिसार के अवसान की। ध्यान से सुनिएगा। बिम्बिसार जो था उस अजातशत्रु, इसकी जो चेलन्ना थी उसका पुत्र था। कौशल के भी 2 पुत्र थे, हल्ला और बेहल्ला। ये ऐसे हल्ला बेहल्ला करके नाम मिलते हैं अजीब टाइप के। इनके 2 लड़के थे। वो चाह रहे थे उत्तराधिकार में कि हमें मिल जाए शासन मगध का, और अजातशत्रु चाह रहा कि हमें मिल जाए। जबकि वास्तव में बिम्बिसार चाहता था कि अजातशत्रु को ही मिले, क्योंकि ये वास्तव में बहुत मजबूत शासक के रूप में हो सकता था। लेकिन अजातशत्रु को लगा कि अब पिता हमारे साथ बुरा न कर दे, उसने पिता को उठा के जेल में डाल दिया। इसी चेलन्ना माँ ने बहुत सेवा करी इस बिम्बिसार की। एक दिन क्या माँ ने समझाया अजातशत्रु को कि तुम्हारे ही लिए राज चाह रहा था कि तुम्हें ही राज मिले, लेकिन तुमने तो उनको बंदी बना लिया। तो उसे अपनी क्षमा बोध हुआ और भागा पिता की ओर, एक लाठी लेकर लोहे की, ताकि जल्दी इस जंजीरों को तोड़ दिया जाए। और पिता को लगा कि लो हमें मारने आ रहा, तो उसने सुसाइड कर लिया और अजातशत्रु की बिम्बिसार की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कहा जाता है कि अजातशत्रु ने मार दिया, कहीं कहा जाता है स्वयं हत्या कर ली। फिलहाल अजातशत्रु को बिम्बिसार निपट गया और नया शासक कौन बन गया, अजातशत्रु। इस प्रकार जब बिम्बिसार ने शादी करी थी काशी में कौशल नरेश से, तो उन्हें काशी दान में मिला था, जिसमें 1 लाख रुपया उनको दान के रूप में प्राप्त हुआ था। यही आगे अजातशत्रु खो देगा इसको, फिर कैसे पता, आगे बात कर रहे हैं एक एक करके। बात आती है अजातशत्रु की। 492 से लेकर 460 बीसी के दौरान इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसका एक नाम और किताबों में मिलता है कुणिक। तो ध्यान रखिएगा कुणिक। अच्छा, बिम्बिसार का एक नाम श्रोणिक है, ध्यान रखिएगा। श्रोणिक उसे कहते हैं, कुणिक इसको कहते हैं। हुआ क्या कि इसी के समय मगध साम्राज्य या हर्यक वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अब कहानी क्या, ध्यान रखिए। जैसे ही इसने काशी को जीता था और काशी के नरेश को पता चला कि इसने अपने बाप की हत्या कर दी, तो उसने काशी का राजस्व देना बंद कर दिया। अब इस चीज़ से बहुत चिढ़ गया, तो उसने क्या किया, काशी पर आक्रमण करने का विचार बनाया। और जैसे ही उसको जीता, वैसे 1 लाख रुपए का राजस्व, फिर यानी काशी को उसने दोबारा जीता। अब क्या हुआ कि वहाँ अवंती राज्य, जो वहाँ का राजा था चंडप्रद्योत, बहुत खतरनाक था, वो नहीं आ रहा था पकड़ में। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर अपना एक मंत्री भेजा और उसे 3 साल लगातार उनके यहाँ सेवा में रहा और गुप्त जानकारियाँ देता रहा। आपको ध्यान रखना होगा कि वैशाली को जीतने में 16 वर्षों का समय लगा, जबकि अवंती को जीतने में 1 वर्ष का समय लगा, केवल चंडप्रद्योत की सेवा में। ध्यान से सुनिएगा। चंडप्रद्योत एक बार बीमार हुआ, उसे पांडु रोग हुआ, जिसे पीलिया कहते हैं। उस समय राजवैद्य आजीवक को भेजा गया और आजीवक ने उसको सही कर दिया। भैया जिसने जीवन बचाया, चलो विरोध करने के बजाय उसने क्या कर लिया, अपने को मगध में शामिल कर। इस प्रकार अवंती शामिल हो गया और वैशाली को इन्होंने मंत्रियों के माध्यम से, या यूँ कहें कि कूटनीति के द्वारा अपने राज्य में मिलाया। लेकिन लगे कितना, 16 वर्ष का समय लग गया। ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु जो था ये बिम्बिसार और चेलन्ना का पुत्र था, मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद
जब बुद्ध जी की मृत्यु होती है उसके बाद पहली जो बौद्ध संगीत होती है वो होती है कहाँ पर, राजगृह में। आपको अच्छे से पता है राजगृह में किसके समय, अजातशत्रु के समय होती, सप्तपर्णी गुफा में। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब उसने वैशाली को जीतना चाहा था, यहाँ कुछ पेपर में आया था, मैंने उसे कोट किया, तो उसने क्या किया, आपने देखा होगा बाहुबली पिक्चर में कि वो कपड़े में बांध कर गोला फेंकते हैं बड़े बड़े पत्थरों को, उसी का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, अजातशत्रु ने। इसे कहा गया महाशिला कंटक। और उसी समय इस रथ मूसल प्रयोग किए गए, रथों पर रखकर बहुत बड़े बारूद के गोले फेंके जाते थे। इन सब का प्रयोग वैशाली की विजय के दौरान किया गया था। अब दूसरा है, ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक यहाँ पर दो भागों में बांटे गए थे, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। अब कहानी क्या है, अजातशत्रु का पुत्र है उदयन या उदयभद्र। उदयभद्र को ये लगता है कि अजातशत्रु हो न हो ये, क्योंकि बौद्ध धर्म को मान चुका, राज्य छोड़कर भाग जाए और राज्य के बिना दूसरा राज्य हड़प लेगा, तो उदयन ने क्या कर दिया, अजातशत्रु की हत्या कर दी। चलो भैया, बिंबिसार ने निपटाया अजातशत्रु को, अजातशत्रु को निपटाया उदयन ने। अब आ जाते हैं कहाँ पर, उदयन के पास। तो अगला राजा कौन हुआ, उदयन हुआ। 461 से लेकर 445 BC के बीच उदयन राजा रहा। इसने भी अपने पिता की हत्या करके शासन संभाला। इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो पेपर में बहुत आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना उदयन ने की। उदयन ने चारों ओर से झीलों का या नदियों के क्षेत्र लिया जहाँ पानी भरा और बीच में नगर स्थापित किया। इससे उसने बहुत चालाकी करी, उसने कोई आक्रमण न कर पाए इसकी रूपरेखा अपने आप तैयार की थी। राजगृह आपने देखा पहाड़ियों के घिरी हुई, आपने देखा जो मगध है वो तीनों नदियों से घिरा और एक तरफ पहाड़ी से। अब आता है पाटलिपुत्र, तीनों ओर से किससे, पानियों से घिरा, एक तरफ से रास्ता। ये बात किसने रचना रची, उदयन ने। और पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी, अभी तक राजगीर थी सबकी, अब पहली बार पाटलिपुत्र बन रही है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी बनाई और पाटलिपुत्र के बीचों बीच में एक जैन धर्म की चैत्य गुफा बनाई, चैत्यगृह बनवाया, जो जैन धर्म से संबंधित और जैन धर्म को मानने वाला भी था। अवंती का जो राजा था, चंद्रप्रद्योत के जो वंशज थे, वो अब इसके दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि ये इसके पिता को बरगला के कहा जाता है कि उन्होंने राज्य छीन लिया था, इसलिए विरोध हो गया और उदयन की हत्या करने का प्रयास किया। और उदयन के कहा जाता कोई पुत्र नहीं थे, फिर भी उल्लेख मिलता है किताबों में 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक ने कहा जाता है उदयन की हत्या करके उसको समाप्त कर दिया। तो अंतिम शासक कौन बना, नागदशक। नागदशक 445 से 412 से BC के 20 आसपास राजा शासन किया। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि जनता इतना तरस हो गई थी, हर बेटा मार रहा, हर मार रहा, उब गए लोग। तो नागदशक कोई मार के भगा दिया और उनका जो मंत्री था उसका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग को अगला वंश बनाकर और अगला राजा बना दिया कि इसको नागवंश की स्थापना की गई और इसे कहते हैं शिशुनाग वंश। अगला शासन कौन सा हुआ, शिशुनाग वंश। अब बात आती है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था। अब ध्यान से सुनिए, शिशुनाग ने क्या किया, उसे डर लगा कि जब नागदशक को ये लोग कूट के भगा सकते हैं तो मैं कौन सा बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं भी मारा जा सकता हूँ। तो उसने क्या, झट से अपनी राजधानी बदल ली। उसने पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ले गया, वैशाली। तो जैसे वैशाली गया अपने आप को सेफ मानने लगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता हो उनके पारिवारिक संबंध वैशाली में बहुत अच्छे थे, तो वह वहाँ अपने को सेफ महसूस कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इसका बेटा होगा कालाशोक। कालाशोक बहुत पराक्रमी राजा था। तो जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक कौन बन जाता है, कालाशोक। तो कालाशोक का एक नाम है काकवर्ण। 394 से 366 BC के आसपास कालाशोक ने शासन किया, बहुत प्रतापी राजा था। इसने फिर वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र करी और कहा देखता हूँ कौन मुझे वो करता है। और उसने पूरी जनता में इतना आक्रोश पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया कि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं हुआ। उसी के समय दूसरी बौद्ध संगीत हुई, कहाँ पर, वैशाली में। वहीं पर पहली बार विनय पिटक और सुत्त पिटक अलग हुए थे। यहाँ पर 2 भाग हुए, स्थाविर और महासंगीत 383 BC में। हुआ क्या, इतना क्रूरतम हो गया था कि जनता में इसके आक्रोश बहुत फैल गया। जनता के लोगों ने, कहा जाता है कि इसके 10 पुत्र थे और 200 पुत्र राजा थे, यानी सब अपने अपने आप को राजा मान के स्वघोषित राजा माना करते थे। तो ये इसके जनता में इतना आक्रोश फैल गया कि लोगों ने छुरा से घोंप के कालाशोक को क्या कर दी, हत्या कर दी। और यही कारण है, इसके बाद इसका जो बेटा आएगा महानंदी नंदिवर्धन, वो बिल्कुल डरा सहमा सा राजा होगा, नाम मात्र का राजा बनेगा। चलिए अगला बात ही कर लेते हैं। अगला राजा हुआ नंदिवर्धन या महानंदीन। ये 366 से 344 BC के, ध्यान रखिए चल रहे 366 4 जल्दी आ रहे। 344 BC में शिशुनाग का अंतिम शासक बना नंदिवर्धन, और इस नंदिवर्धन की हत्या करी थी महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद ने हत्या करी और नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या रखा गया, नंदवंश। बात करते हैं नंदवंश की। नंदवंश सही कहा जाए आधार बन रहा है मगध राज की उत्पत्ति और विकास का। आगे मौर्य जो आएंगे वो इसी की, ये नवंश होता शायद मौर्य ऐसे नहीं होते। चलिए बात करते हैं नंदवंश की।
नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय वंश है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला गैर क्षत्रिय वंश है, यानी पहली बार भारत में क्षत्रियों के अतिरिक्त तो कोई राजा बनने जा रहा है, वो वंश है नंद वंश। कोई कहता भाई नाई थे, कोई कहता शूद्र थे, कोई कहता है मौर्य थे। अब इसके बारे में कुछ इवन दैट महापद्म उनके लिए कहा जाता है कि वो वैश्या के ही पुत्र थे। फिर भी एनीवन इतिहास क्या मानता है नहीं कहा जा सकता। फिर भी इसका जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था, और महापद्मनंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट अशोक नहीं है, पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन है? महापद्मनंद है। इसे सर्वछत्रांतक कहा जाता है, इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहते हैं, एक राट भी कहते हैं, एक छत्रक कहते हैं। क्यों? इसने एक ढंग से काटा था किसको? क्षत्रियों को। और कहा करता था जहाँ मैं देख लेता हूँ, मेरा खून खोलता मैं इनको काट देता हूँ। ये काम कौन करा था? महापद्मनंद। इसे सर्वछत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों को वध करने वाला कहा गया, दूसरा परशुराम का अवतार माना जाता है। इसने सबसे बढ़िया काम क्या किया पता है? इसने अपनी सेना बहुत बड़ी बनाई, क्योंकि जानता था कि आज हाथ पैर अगर कुछ है तो सेना ही है, सेना ही सब कुछ करती, नाम तो राजा को था। उसने बहुत बड़ी एक सेना विशाल तैयार करी, 20,000 अश्वरोही। सोच ली 20,000 अश्वरोही, मजाक था उस समय। 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ, 3,000 हाथी। ओहो हाथी! अभी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मगध के उत्कर्ष में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो नागपुर को पठार का क्षेत्र है, ये बहुत फेमस, बहुत काम आया। क्यों? ये लोहे का बहुत बड़ा उत्पादक था, और लोहे का आप अच्छे जानते हैं कि लोहे का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा था। इनको आसानी से तलवार बनाने, भाला बनाने के लिए लोहा बहुत आसानी से बन जा रहा था। दूसरा, वहाँ के जंगलों में हाथी बहुत होते थे, हाथियों को पकड़कर उपयोग कर रहे थे युद्ध करने में। घोड़े का उपयोग, यानी वो क्षेत्र ही इनकी मतलब का हो गया। यही कारण मगध इतना आगे बढ़ गया। चलिए, इनकी सेना में विशाल सेना खड़ी होकर तैयार हो गई, और इसी विशाल सेना के कारण इसने आसपास के जितने क्षेत्र थे, कहा जाता है यही एक ऐसा शासक था जो दक्षिण तक चला गया था। तो इसने पूरा विस्तार करना शुरू कर दिया बहुत तेजी से इस वंश को। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाता है कि हाथी के पैर के नीचे पड़कर ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसमें 10 शासकों के बारे में मिल रहा है, लेकिन सही उल्लेख न होने के कारण केवल 2 लोगों को पढ़ना है हमको, एक महापद्मनंद को और अगला आता है घनानंद को। तो हम बात करते हैं किसकी? घनानंद की। अब आते हैं अंतिम शासक नंदवंश का नाम था घनानंद। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इसे ग्रीक भाषा के कुछ जो उल्लेख मिलते हैं उसमें अग्रराम या जंद्रेम्स नाम से इसको जाना गया है। जब सिकंदर भारत में आक्रमण, बहुत पेपर में आ चुका है, जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था 326 BC में, तब उस समय भारत में शासन किसका था? इसी घनानंद का था। कहा जाता है कि इसने युद्ध ही नहीं किया, स्वघोषित उनको भेज दिया भैया हम युद्ध करने की स्थिति में। इस वजह ने इनकी युद्ध हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसका इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नंदवंश का अंतिम शासक होने के कारण घनानंद, क्योंकि जैन मतानुयायी था, और जैन मतानुयायी होने के कारण ये अहिंसा पर विश्वास करने लगा लास्ट में। लेकिन हुआ क्या? इसको घमंड आ गया था। घमंड किस? बहुत बड़ी सेना पिता छोड़ के गया था ना, वो वंश छोड़ के गए थे, बहुत बड़ी सेना थी इनके पास, और इसी सेना की इसको घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ, इसके पतन का रास्ता खुल गया, और इसका घमंड ही इसके पतन का कारण बना। हुआ क्या, एक बार राज दरबार में बहस हो रही थी कि राजा श्रेष्ठ है या गुरु श्रेष्ठ है। अब इसमें बहस, राजा श्रेष्ठ है या ईश्वर श्रेष्ठ है, इसको लेकर बहस हो रही थी। और राजा वो कह रहा था कि राजा ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, और उसी ही पूरी तरह उसकी बात मानना सबके लिए एक बात है कि राजा की बात माननी ही है, ये घनानंद कह रहा था। वहीं पर बैठा था उसका गुरु, जो वही क्षेत्र का यूँ कह लें कि बहुत बड़ा विद्वान, जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये वहाँ बैठा था। तो इसने कहा नहीं, राजा ना बड़ा होकर ईश्वर बड़ा है। इन दोनों में इतना बुरी हुई, इतनी बुरी तरीके से वार्तालाप होना शुरू हुआ कि इनमें घनानंद ने बेइज्जती करके, असम्मान करके भगा दिया किसको? अपने राज्य से चाणक्य को। कहा जाता है कि चाणक्य को तभी कोई दरबार से वो उसको नहीं था, जाके वो खाना खा रहे थे अपने घर पे, तो इसको तभी नहीं बर्दाश्त, कहते ना जब पतन आता तो रास्ता लेकर आता है। घनानंद उनके घर पहुंच गया, और घनानंद जाकर खाना खा रहे थे, थाली पे लात मारी और पूरा खाना फैल गया। और कहा जाता खाने का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ये बात किसको लग गई, और कहा तू मेरे टुकड़ों पे पलने वाला है और मुझे सिखा रहा है कि राजा बड़ा या ईश्वर बड़ा। वैसी बात को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट, बहस हो गई, और यहीं पर चाणक्य ने एक शपथ ली कि अब इस वंश का विनाश करना है, और किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाकर बिठाना है जो इस पूरे मगध को ही नहीं, पूरे भारत पर शासन करने के योग्य हो। और निकल पड़ा अपनी तलाश में। और ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना गुरु चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। कहीं पे भी सिकंदर को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया, इसलिए नहीं कि वो सिकंदर बहुत महान था, महान इसलिए हुआ क्योंकि उसका गुरु अरस्तु था।
चंद्रगुप्त मौर्य महान ना होता अगर उसके पीछे चाणक्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के और बिना अच्छे मोटिवेशन के आप अच्छा काम कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो दर नहीं प्राप्त होगी करने की जो हो सकती। चाणक्य ने रचना रची और एक सामान्य से लकड़हारे लड़के को बना दिया भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी वंशजों में अशोक को भी हमें पढ़ना होगा। चलिए अगला और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं।